नमस्कार दोस्तों। स्टोरी शॉर्ट पर आप सभी लिसनर का दिल से स्वागत है। और अब तैयार हो जाइए ब्रिटिश भारत के पुराने दौर में चलने के लिए, जहां जंगल की खामोशी भी कभी कभी सच को छुपा नहीं पाती थी और खामोशी भी चीखने लगती थी। आज की कहानी हमें ले चलती है दक्षिण भारत की उस रहस्यमयी विंडी वैली में, जहां हर रात ठीक 10 बजे पहाड़ों से उतरती है एक चीखती हुई हवा, और उसी हवा के साथ जागता है एक खूंखार खलनायक, एक बाघ। यह कहानी है मशहूर ब्रिटिश शिकारी और वन लेखक केनेथ एंडरसन जी की है, जो उन्हीं की लिखी किताब दिस इज द जंगल में से ली गई है, जिसका नाम है द विलेन ऑफ विंडी वैली। जिन्होंने केवल शिकार ही नहीं किया, बल्कि जंगल की आत्मा, उसका डर और उसकी सच्चाई को अपने शब्दों में बयान किया है। कोयम्बटूर जिले की इस धरती पर, जहां बिलगिरी रंगन की नीली पहाड़ियां और कावेरी की घाटी मिलती है, वहीं से शुरू हुई उस जानवर के आदमखोर बनने की यह दास्तान। तो दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसी ही असली जंगल कहानियां, आदमखोरों बाघों का इतिहास और भारत के जंगलों के अनसुने रहस्य, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं विंडी वैली के खलनायक की वह कहानी, भाग पहला। दोस्तों, एंडरसन जी बताते हैं कि कोयम्बटूर जिले के कोल्लेगल तालुक में एक ऐसा इलाका है जहां साल भर, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मौसम शुष्क हो या तूफानी, लगभग हर रात एक विचित्र और उन्हें बेहद सुखद लगने वाली घटना घटती थी। ये विचित्र घटना ठीक रात 10 बजे शुरू होती थी और सुबह 3 बजे अचानक समाप्त हो जाती थी। जिस घटना का वे जिक्र करते हैं वह एक तेज हवा थी, जो लगभग हल्की आंधी के बराबर होती थी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती थी। पश्चिम में लिबिरी रंगन पर्वत की ठंडी ऊंचाइयों से, जिसे रंगा की नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, एक आने वाले तूफान की तरह हिंसक रूप से नीचे उतरती थी और जंगल, सड़क और खेती योग्य भूमि के एक विस्तृत मैदान को पार करती थी, और फिर पूर्व में कावेरी नदी की घाटी में पहाड़ों और घने जंगलों में फिर से विलीन हो जाती थी। एंडरसन जी लिखते हैं कि कोई पूछ सकता है हवा के झोंके में अजीब क्या है, लेकिन अजीब यह था कि इसकी शुरुआत और अंत का समय लगभग सटीक रूप से जाना जा सकता था। दूसरा, वे पहाड़ी पर छाई हुई सर्वव्यापी शांति का वर्णन करते हैं, जहां घाटी, जंगल और मैदान हर रात एक निश्चित समय पर अचानक एक चीख से चकनाचूर हो जाते थे, जो चीख में बदल जाती थी और फिर हवा चलने लगती थी। यह हवा 5 घंटे तक चलती रहती थी और फिर लगभग अचानक रुक जाती थी, मानो किसी स्विच को घुमा दिया गया हो। एंडरसन जी कहते हैं कि इस घटना की विलक्षणता को अनुभव करने पर ही विश्वास किया जा सकता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि इसका कोई प्राकृतिक कारण होगा, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए थे। फिर भी यह अनुभव दिन भर चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल चलने के बाद थके हारे शिकारी को अत्यंत सुकून देता था। एंडरसन जी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस कहानी के खलनायक ने भी यही महसूस किया होगा, क्योंकि वह पश्चिम में बिलिगिरी रंगन पर्वतमाला की तलहटी में स्थित जंगलों में विंडी वैली में बस गया था, जहां से वह एक विस्तृत क्षेत्र में अपनी दुष्टता को अंजाम देता था, न केवल उस समय जब आंधी अपने चरम पर होती थी, बल्कि दिन रात जब भी उसे मौका मिलता था। एंडरसन जी स्पष्ट करते हैं कि इस कहानी का खलनायक एक बाघ था, और यह कहानी कोयम्बटूर जिले के उस क्षेत्र की है, जो उत्तर में कोल्लेगल कस्बे के बाहरी इलाके से लेकर दक्षिण में डिम्बुम ढलान तक लगभग 55 मील तक फैला हुआ था, और पश्चिम में रंगा की नीली पहाड़ियों से लेकर समतल जंगल और मैदान को पार करते हुए फिर पूर्व की ओर बेहद उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए कावेरी नदी तक लगभग उतनी ही दूरी तक विस्तृत था। इस समतल क्षेत्र के केंद्र में, पश्चिम में वन भूमि और पूर्व में कृषि भूमि के बीच लोकनहल्ली और बैलूर नामक 2 गांव स्थित थे, जिनमें पहला गांव कोल्लेगल से 17 मील दक्षिण में और दूसरा लोकनहल्ली से लगभग 16 मील दक्षिण में था।
एंडरसन जी लिखते हैं कि ये दोनों गांव रात के तूफानों के क्षेत्र के बीच में स्थित थे और इन्हीं के आसपास और बीच में बाघ ने अपने अत्याचारों का सिलसिला शुरू किया था, जिसका अंत अंततः उसके दंड भुगतने के साथ हुआ। वे बताते हैं कि खलनायक का जन्म पश्चिम की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ था, जहां लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर कई वर्षों पहले एक महान अंग्रेज शिकारी द्वारा स्थापित कॉफी बागानों ने प्राचीन वन भूमि को तराशकर दक्षिण भारत के सबसे लाभदायक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बदल दिया था। उन दिनों जंगल हाथी, बाइसन, बाघ, पैंथर और हर प्रकार के हिरणों से भरे हुए थे, और हिरन इतने अधिक थे कि मांसाहारी जानवर लगभग पूरी तरह हिरन और जंगली सुअर पर ही निर्भर रहते थे। एंडरसन जी के अनुसार फिर सभ्यता आई, जंगल बेरहमी से काटे गए, सड़कें बनी, गाड़ियां, जीपें और टॉर्च आई, और दिन रात अंधाधुंध अवैध शिकार शुरू हो गया, जिससे सैकड़ों हिरन मारे गए और प्राकृतिक शिकार दुर्लभ होता चला गया। जंगलों की कटाई के साथ विशाल घास के मैदान बने, जिनमें पालतू गायों और भैंसों के बड़े झुंड आने लगे, और आवश्यकता ने आविष्कार को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाघ और तेंदुए, जो पहले शायद ही कभी गायों का शिकार करते थे, अब गोमांस खाने के आदी हो गए। एंडरसन जी लिखते हैं कि शोलागा आदिवासी अक्सर पगडंडियों पर एक बाघिन और उसके अधेड़ शावक के पैरों के निशान देखते थे, जिससे स्पष्ट था कि दोनों अभी गोमांस के पूरी तरह आदी नहीं थे, लेकिन उसे चखने का साहस कर रहे थे। यह साहस कुछ ही हफ्तों में आदत में बदल गया, जब घरेलू बैल, गाय और भैंसें बढ़ती संख्या में उनके शिकार बनने लगीं। वे बताते हैं कि मां और बेटा एक टीम की तरह शिकार करते थे, लेकिन समय के साथ नर शावक, जिसे शोलागा लोगों ने खलनायक नाम दिया, इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया कि उसने अकेले शिकार करना शुरू कर दिया और अंततः अपनी मां को भी शिकार से दूर रखने लगा। मां को मजबूरन अकेले शिकार करना पड़ा, और इसी के साथ शोलागा जनजाति के पालतू पशुओं पर होने वाली मौतों की संख्या दोगुनी हो गई। एंडरसन जी के अनुसार इन अत्याचारों ने स्थानीय लोगों को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने पीढ़ियों से प्राप्त अपने वन ज्ञान के आधार पर लोककनहली गांव के एक बुजुर्ग विशेषण की सहायता से अपने उत्पीड़कों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उस बुजुर्ग विशेषजी ने एक कच्चा बम बनाया, जिसकी विनाशकारी शक्ति उसमें भरे लोहे और शीशे के टुकड़ों में निहित थी। इस अधूरे ढंग से बने बम को उन्होंने सही समय आने तक बड़ी सावधानी से सहेज कर रखा। आखिरकार वह पल आ ही गया जब उनके 9 और मवेशी उन 2 बाघों का शिकार बन चुके थे। 10वां शिकार, जिसे उस युवा बाघ ने मारा था, जिसे दोनों हमलावरों में सबसे ज्यादा खूंखार माना जाता था। ठीक उसी तरह का शिकार निकला जिसका इंतजार शातिर बम बनाने वाले इतने समय से कर रहे थे। वह एक सुंदर, तंदुरुस्त, दूध देने वाली गाय थी, जो अपनी जवानी के चरम पर थी। उसके मालिक, 3 साहसी चरवाहे जो अपने मवेशियों के साथ थे जब बाघ ने गाय पर हमला किया और जानवर भगदड़ मचाने लगे, वे सभी मिलकर घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां उन्होंने एक विशाल बाघिन को अपने शिकार के शव के पास दुबकी हुई देखा। चिल्लाते हुए और अपने डंडे लहराते हुए तीनों शोलागाओं ने बड़ी बहादुरी से हत्यारे को भगाने की कोशिश की। हमलावरों को देखकर बाघिन घबरा गई, दहशत में आ गई और झाड़ियों में कूद गई, फिर नजरों से ओझल हो गई। 2 चरवाहे शव के पास ही रुके रहे ताकि सुबह होते ही हत्यारे के वापस आने से उसकी रक्षा कर सके, जबकि तीसरा शोलागा घटना की जानकारी बम बनाने वालों को देने के लिए तुरंत चला गया। खुशी से खिलखिलाते हुए विध्वंस दल अपने यंत्र के साथ उस जगह की ओर दौड़ा जहां युवा गाय लेटी हुई थी। एंडरसन जी बताते हैं कि पीड़ित पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद वे सहमत हुए कि इससे बेहतर और क्या हो सकता था। एक दुधारू गाय ही वह थी जिसकी उन्हें अपनी चतुर योजना को अंजाम देने के लिए आवश्यकता थी। उनका लंबा इंतजार आखिरकार सफल हो गया था। उन्होंने बड़ी कुशलता से थन को चीरा, जिससे दूध निकलने लगा। क्रिकेट गेंद के आकार के बम को अंदर डाला और सुई धागे से उसे फिर से सिलना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने काम पूरा कर लिया और उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है।
एंडरसन जी लिखते हैं कि बाघिन ने थन को काट लिया और घर में बना बम अधिकांश घर में बने पटाखों के विपरीत उपयोग में आने पर विफल नहीं हुआ। इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसने बाघिन के जबड़े को चीर डाला, जिससे थूथन और नाक की जगह एक बड़ा छेद हो गया। लेकिन यह उस बेचारी जानवर को तुरंत मारने में विफल रहा। घायल बाघिन दहाड़ नहीं पा रही थी और एंडरसन जी के अनुसार अगले 3 दिनों तक उसके क्षत विक्षत चेहरे और सिर से भयानक गड़गड़ाहट की आवाजें आती रहीं, जबकि वह जहां भी लड़खड़ाती झाड़ियों और जंगल की घास को खून से लथपथ कर देती। चौथे दिन भयानक आवाजें और कराहें शांत हो गई। सौभाग्य से बाघिन मर चुकी थी। 2 दिन बाद गिद्ध आकाश में चक्कर लगा रहे थे और उनके पंखों से हवा के सरसराट की आवाज सुनकर वे जमीन पर गिर पड़े। इस आवाज ने शोलागा लोगों को आकर्षित किया और उन्हें सड़ते हुए शव का पता लगाने में मदद की। जंगल में रहने वाले लोगों को शव मिला, लेकिन उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यह बाघिन थी, न कि वह युवा नर बाघ जिसे उनके बनाए गए अचूक बम से मार डाला गया था। एंडरसन जी अनुमान लगाते हैं कि संभव है जब बम उसकी मां के मुंह में फटा था, तब बाघ अपनी मां के साथ ही रहा हो। उसने 3 दिनों तक उसकी पीड़ा को देखा या सुना होगा और यह निश्चित है कि उस घटना के बाद वह बेहद चालाक हो गया। वह शायद ही कभी दिखाई देता था, केवल झुंड के बाहरी किनारों पर चल रहे या पीछे छूट गए अकेले मवेशियों या भैंसों का ही शिकार करता था। और जब वह शिकार करता था तो वहीं पर अपने शिकार का जितना हो सके उतना हिस्सा निगल जाता था और फिर कभी दोबारा भोजन के लिए नहीं लौटता था। स्वाभाविक रूप से ये जल्दबाजी में खाए गए भोजन उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त थे, और चूंकि वह कभी वापस नहीं लौटता था, इसलिए वह कभी तृप्त नहीं होता था। इससे उसे अधिक बार शिकार करने और मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे आसपास के शोलागा गांवों के पशुओं के झुंडों को भारी नुकसान हुआ। एंडरसन जी बताते हैं कि स्थानीय निमरोडों द्वारा मुख से लोड होने वाले हथियारों से लैस होकर कुछ छिटपुट प्रयास किए गए, लेकिन वह एक धूर्त और अवांछित आगंतुक था। जितने अधिक प्रयास किए जाते वह उतना ही चालाक होता जाता, और ऐसा प्रतीत होता कि उसने उतना ही दूरदर्शी और धूर्त मस्तिष्क विकसित कर लिया था जितना उन शिकारियों का था जिन्होंने उसे घेरने की कोशिश की थी। वह न केवल शिकार के पास कभी नहीं लौटता था, बल्कि अपने लिए बांधे गए किसी भी जीवित शिकार को छूने से भी सावधानी बरतता था। वह हर प्रयास से बच निकलता था और भागने के बजाय वह शिकारियों की पंक्ति पर पूरी ताकत से दहाड़ते हुए हमला कर देता था, जिसे वे पास के पेड़ों पर चढ़ जाते थे। जल्द ही लोग सिर हिलाकर उसे तमिल में त्रुति और हिंदुस्तानी में बदमाश बाघ कहने लगे। दोनों ही नाम ये संकेत देते थे कि बाघ अत्यंत दुष्ट था। फिर भी वह मवेशी चोर ही बना रहा और इस पड़ाव तक उसने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एंडरसन जी लिखते हैं कि पर्वत श्रृंखला की चोटी और कॉफी बागानों के बीच रहने वाले शोलागा लोगों के लिए उसके बढ़ते उपद्रव के अलावा किसी ने भी खलनायक के बारे में अधिक चिंता नहीं की, और अधिकारियों ने उसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि बारिश आने तक सब ठीक ही था। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ तूफानी बादल पहाड़ों की ढलानों पर जमा हुए और लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। ठंड बढ़ गई, कोहरा छा गया। शोलागा लोग अपनी झोपड़ियों में सिमट गए और मवेशियों को भी अपने साथ रखने लगे। इन परिस्थितियों ने खलनायक को बेचैन कर दिया। वह ठंडा, भीगा और भूखा था। अंततः उसने अपना पुराना ठिकाना छोड़ दिया और पहाड़ों से उतरकर लोककनहल्ली और बेलूर के बीच मुख्य सड़क और विंडी वैली क्षेत्र में आ गया, जहां मानसून का प्रभाव कम था और लोग खतरे से अनजान थे। यहां उसने फिर से छुपकर हत्याएं शुरू की। पशुओं की अधिकता ने उसे मोटा ताजा कर दिया और जल्द ही वह अपने बचपन का घर भूल गया। एंडरसन जी आगे लिखते हैं कि अत्यधिक भोजन और मोटापे ने उसे आलसी और लापरवाह बना दिया। उसने सोचा कि बचे हुए भोजन को अगली रात खा लिया जाएगा, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी।
मैदानी इलाकों के शोलागा जनजाति के लोगों ने पहाड़ियों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से एक बेहद चालाक बाघ की गतिविधियों के बारे में सुना था। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये वही जानवर था तो इसने अपनी आदतें पूरी तरह बदल ली थीं, या फिर ये कोई दूसरा ही जानवर था। खैर, बाघ लगातार और भी निडर होता जा रहा था। शोलागा जनजाति में मारिकेन नाम का एक ग्रामीण था जिसके पास अपनी खुद की एक बैरल वाली 12 इंच की शॉटगन थी। उसके कई पड़ोसियों के पास मुख से लोड होने वाली बंदूकें थी। कुछ के पास लाइसेंस था और अधिकांश के पास नहीं। लेकिन मारिकेन की बंदूक ब्रीच लोडर थी और पूरी तरह से लाइसेंस शुदा थी। इससे खेल के क्षेत्र में उसका एक विशेष स्थान था और इस प्रकार उस पर पशुपालकों को परेशान करने वाले खतरे को खत्म करने की जिम्मेदारी आ गई। रात की हवा पूरे बल से बह रही थी और भारी बारिश के बादल आधी रात के आकाश में मंडरा रहे थे। तभी मारिकेन अपने एक दोस्त के साथ मचान पर दुबक कर बैठा था, जहां से वह एक सफेद और भूरे रंग के बैल के आधे खाए हुए शव को देख रहा था, जो लोक्कनहल्ली के पटेल या मुखिया के स्वामित्व वाले लगभग 50 जानवरों के झुंड का गौरव था। लेकिन मारिकेन कभी भी खुद को मजबूर नहीं होने देता था। पटेल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए उनकी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि वह केवल गर्म जानवरों का ही शिकारी था। उसने केवल एक ही बड़े जानवर का शिकार किया था। वह थी एक हिरनी जिसका 2 साल पहले जंगली दुश्मनों के एक झुंड ने पीछा किया था और वह भागकर गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक उथली झील में घुस गई थी। लड़के दौड़ते हुए मारिकेन के पास आए और उसे सांभर की दुर्दशा के बारे में बताया। मारिकेन तुरंत गया और उस बेचारे जानवर को गोली मार दी। पटेल ने जोर देकर कहा था कि मारिकेन को अपने बैल का बदला लेना चाहिए। मारिकेन ने बदले में अस्वस्थता का बहाना बनाया और कहा कि उसे पेट में तेज दर्द हो रहा है, लेकिन पटेल ने जोर दिया। इस प्रकार वह बेहद खराब मौसम वाली रात में मचान पर आ गिरा था। वह किसी इच्छुक शिकारी को अपनी बंदूक देकर इस स्थिति से बच सकता था, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था। वह पटेल, बाघ, हवा और मौसम को कोस रहा था और बाघ के आने और किसी भी क्षण होने वाली भारी बारिश का इंतजार कर रहा था। बाघ और बारिश एक साथ आ गए। बारिश की बूंदों की हल्की आवाज और तेज हवा के शोर के बावजूद, जो पेड़ों की चोटियों को बेतहाशा हिला रही थी। मारिकेन नीचे उस विशाल बाघ को अपने शिकार की हड्डियां चबाते हुए सुन सकता था। रात घोर काली थी। अगर मारिकेन ने अपनी इच्छा का पालन किया होता, जो कि कुछ ना करना था क्योंकि उसे बाघ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये बुद्धिमानी होती और संयोगवश कई लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन उसका साथी उसे लगातार उकसाता रहा। मारिकेन जानता था कि अगर उसने कम से कम एक गोली भी नहीं चलाई तो ये दुष्ट अगले दिन पूरे गांव को बता देगा और वे उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि वह गोली चलाने से डर गया था। इसलिए उसने उस परिस्थिति में एकमात्र संभव काम किया। उसने अपनी बंदूक बाघ की ओर तान दी। उसने अपने नीचे अंधेरे में हड्डियों के टूटने की आवाज की दिशा में हथियार उठाया और गोली चला दी। इसके बाद सुनाई देने वाली जोरदार दहाड़ों और झाड़ियों को रौंदते हुए एक विशालकाय जानवर के छटपटाने की आवाज से पेड़ पर बैठे डरे हुए लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि कम से कम एक गोली बाघ पर लगी है और वह घायल हो गया है। शोर धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन शिकारियों को कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में सुबह होने तक इंतजार करना पड़ा। सुबह होते ही वे पेड़ से नीचे उतरे और जल्दी से लोक्कनहल्ली के लोगों को यह खबर देने पहुंचे कि बाघ का पता चल गया है। शव की तलाश के लिए एक बड़ी टीम वापस घटनास्थल पर आई। मारिकेन ने उन्हें आश्वासन दिया कि शव कहीं आसपास ही पड़ा होगा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पिछली रात की लगातार बारिश ने खून के अधिकांश निशानों को मिटा दिया था, सिवाय कहीं कहीं पत्तों के नीचे लगे धब्बों के। इसके बाद पूरे 6 सप्ताह तक कोई और मवेशी नहीं मारा गया। इससे बैलूर और लोक्कनहल्ली के चरवाहे बेहद खुश हुए और एक आभारी पटेल ने मारिकेन को 10 रुपये का अच्छा इनाम दिया।
फिर पहाड़ की चोटी पर रहने वाली एक शोलागा महिला जो कॉफी बागानों के बाहर ऊंचे इलाकों में बहुतायत से उगने वाली लंबी बाइसन घास का एक गट्ठा काटने गई थी, दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं लौटी। दोपहर में उसके रिश्तेदार उसे ढूंढने निकले। आखिरकार उन्हें वह घास मिल गई जो उसने काटी और इकट्ठा की थी, और पास ही उसकी दरांती भी मिली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लंबी घास के कारण किसी भी तरह के पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, और गहन खोजबीन में खून के धब्बे या अन्य कोई सबूत नहीं मिला। इसके 2 सप्ताह बाद एक कॉफी बागान में काम से लौट रहे एक युवक के लापता होने की घटना सामने आई। अगले दिन उसकी तलाश करने पर पता चला कि एक नाले को पार करते समय बाघ ने उस पर घात लगाकर हमला किया था। बाघ किनारे से उस पर झपटा और उसे घसीटते हुए ले गया। एक गहरी खाई से होते हुए घने जंगल में जाने वाले एक जंगली रास्ते तक खोजबीन करने वाले लोग डर गए। बाघ के पद चिन्हों का पीछा करने से भी डर रहे थे, जो शिकार के शरीर से गिरे सूखे खून की बूंदों से जगह जगह दिखाई दे रहे थे, और ढलान वाली घाटी में फैले जंगल में पर्वत श्रृंखला की तलहटी तक जाते थे। इसलिए इस लड़के का शव भी कभी नहीं मिला। तीसरा संभावित शिकार ज्यादा भाग्यशाली था और बच गया। वह एक पेड़ के सहारे पीठ टिकाकर बैठा था। उसके भैंसों का झुंड उसके आसपास चर रहा था। तभी एक बैल की चेतावनी भरी गुर्राहट ने उसका ध्यान खींचा। लड़के ने ऊपर देखा तो पाया कि भैंसें बेहद उत्तेजित थी। वे झुंड में इकट्ठा होकर उस झाड़ी की ओर देख रही थी, जो लगभग उस जगह तक फैली हुई थी जहां वह बैठा था। शोलागा महिला के लापता होने और हाल ही में एक युवक की बाघ के हमले में मौत की खबर सुनकर चरवाहा घबरा गया। उसे अपने ऊपर खतरा महसूस हुआ और वह अपने पीछे के पेड़ पर चढ़ने लगा। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि नीचे झाड़ियों से एक बाघ निकला और उसे नीचे खींचने लगा। सौभाग्यवश भैंसों का झुंड, जो अब तक पूरी तरह सतर्क हो चुका था, ने घुसपैठिए को देख लिया और जंगल में पली बड़ी भैंसों की तरह एक साथ बाघ पर हमला कर दिया। अपने पीछे कई खुरों की आवाज सुनकर बाघ को अपनी मुसीबत का एहसास हुआ और वह झाड़ियों की ओट में कूदकर गायब हो गया। इस तीसरी घटना के साथ ही शोलागांव को यह एहसास हो गया कि भारतीय जंगलों का सबसे बड़ा अभिशाप अब उन पर आन पड़ा है, जो एक आदमखोर बाघ था। लेकिन वे जानते थे कि उनमें से कई लोग उसके विनाश को देखने के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही वे मारे जाएंगे। और पूर्वी सभ्यता के विशिष्ट भाग्यवाद के साथ उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। इसी बीच पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बेलूर और लोककनहल्ली के गांवों और उनके पड़ोसी गांवों तक पहाड़ियों की चोटी से हांफते हुए धावकों द्वारा ताजा घटनाओं की सूचना छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाई जा रही थी। मैदानी इलाकों के लोग समझ चुके थे कि आदमखोर जानवर देर सवेर पर्वतमाला से नीचे उतरेगा और उनकी बारी भी शिकार होकर खा जाने की आएगी। विंडी वैली के छोटे मंदिरों की घंटियां बज उठीं, क्योंकि आने वाले प्रकोप से मुक्ति के लिए पूजा अर्चना की जा रही थी। पटेल और दुर्भाग्यशाली मारिकेन भी जानते थे कि अप्रत्यक्ष और अनजाने में वे उन 2 मौतों के लिए जिम्मेदार थे जो पहले ही हो चुकी थी, और कई और मौतें निश्चित रूप से आगे भी होंगी। कॉफी बागानों में काम करने वाले कुली सबसे पहले मुसीबत में फंसे। कॉफी तोड़ने और इकट्ठा करने का उनका काम उन्हें घनी झाड़ियों में ले जाता था, जहां आदमखोर जानवर घात लगाकर बैठे रहते थे। एक औरत, एक आदमी दिन ब दिन गायब होते चले गए। जल्द ही कुलियों ने कॉफी तोड़ने का काम बंद कर दिया और काम ठप हो गया। वे अपनी झोपड़ियों में निष्क्रिय बैठे रहे और धमकी दी कि अगर उनके जीवन में आए इस खतरे को तुरंत दूर नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से बागान छोड़ देंगे। पहाड़ियों पर रहने वाले शोलागा लोगों ने खुद को और अपने मवेशियों को घरों में बंद कर लिया और मवेशी जल्द ही भूख से मरने लगे। इन एहतियाती उपायों ने आदमखोर के लिए शिकार करना मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे जागीरों में भोजन कम होता गया, वह मैदानों की ओर चला गया, ये भूलकर कि वहीं उसकी बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में वह घाव लगा था, जिसने उसके शिकार करने में बहुत बाधा उत्पन्न की थी।
समय बीतने के साथ वह खूंखार जैसा कि अब उसे हर जगह जाना जाता था। विंडी वैली के पूरे क्षेत्र में अपनी गतिविधियां फैलाता गया और हर हफ्ते उसके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती गई। हत्यारे की खबर दूर दूर तक फैल गई और आखिरकार ये खबर अखबारों में भी छप गई। और संयोग से ठीक इसी समय एंडरसन जी को उसे बेनकाब करने का एक मौका मिला। एंडरसन जी को मलेरिया का गंभीर दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से छुट्टी देने का आदेश दिया था। 10 दिन का आराम और काम से अवकाश जैसा कि डॉक्टर अक्सर करते हैं, उन्होंने बदलाव की भी सलाह दी। एंडरसन जी ने तुरंत फैसला लिया। उन्हें जंगल की सैर से बेहतर छुट्टी का कोई और तरीका सूझा ही नहीं। भले ही डॉक्टर के लिए आराम का मतलब कुछ और, लेकिन उन्हें यह बताने का कोई ठोस कारण नहीं था कि एंडरसन जी कहाँ गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं बताया। जब एंडरसन जी अपनी स्टुडेबेकर कार से लोकनहेली पहुंचे तो गांव वाले हर संभव जानकारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जाहिर तौर पर बाघ किसी तय रास्ते पर नहीं चलता था। वह जहां और जब भी शिकार मिलता उसे झपट लेता था। लोकनहेली, बेलूर और पूर्व में हनूर और रामपुरम के आसपास की बस्तियों में रहने वाले शोलागा समुदाय के लोगों ने भी बाघों के शिकार की सूचना दी थी। यहां तक कि पहाड़ियों की चोटियों पर भी, जहां कॉफी बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी थी, वहां भी कभी कभार कोई न कोई बाघ अपना शिकार कर जाता था। एंडरसन जी ने पटेल और मार्केन से और बाद में कुछ स्थानीय शिकारियों से बातचीत की ताकि इस जानवर की आदतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकें, लेकिन सभी तरफ से एक ही जवाब मिला। बाघ बेहद चालाक जानवर लगता था और एक ऐसा आवारा जो आदमखोर बाघों की तरह नियमित रूप से किसी खास जगह पर जाने की आदत को अपनाए बिना पूरे इलाके में बेधड़क घूमता रहता था। उस रात एंडरसन जी ने लोकनहेली के ठीक दक्षिण में स्थित छोटे तालाब के तटबंध पर डेरा डाला, जहां बहुत समय पहले मारिकेन ने उस सांभर का शिकार किया था जो जंगली कुत्तों से बचने के लिए पानी में शरण लिए हुए था। रात 10 बजे जब हवा चलने लगी तो उन्होंने विंडी वैली की ठंडी हवा का भरपूर आनंद लिया। इसने उन्हें सुखद और ठंडी नींद में सुला दिया और वह सुबह 3 बजे अचानक जाग गए। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुबह का समय होने के बावजूद उन्हें अपेक्षाकृत गर्मी महसूस हो रही थी। हवा चलना बंद हो चुकी थी। क्या यही वह कारण हो सकता है जिसने उन्हें जगाया? लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्हें असली जवाब मिल गया। पश्चिम दिशा से 2 मील से भी कम दूरी पर गांव के कई हिस्सों में बटा हुआ इलाका था, जहां पर्वत श्रृंखला की तलहटी, कम गहरी नालियां और घने जंगलों वाली खाइयां थी। वहां से शिकार की तलाश में निकले बाघ की कराहती हुई आवाज आ रही थी। ऊ उंग, आउंग आऊंगा, उग उग। और एंडरसन जी का दिमाग उस मायावी बाघ से मिलने के संभावित तरीकों पर विचार करने में व्यस्त हो गया। उसके बाद उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। वह उस इलाके की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे, जहां अभी भी जानवर शिकार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी युवावस्था में मानसून के बाद ऊंची ढलानों से नीचे उतरते हुए इस क्षेत्र में खून के प्यासे भालुओं का शिकार किया था। बारिश के पानी ने धरती में कई जलधाराएं बना दी थी, जो घनी झाड़ियों से भरी हुई थी। ये भालुओं के शिकार के लिए आदर्श जगह थी, लेकिन बाघ के लिए ये एक बेहद मुश्किल चुनौती थी। और उन्होंने उनसे अगली सुबह जल्दी 3 जीवित शिकार खरीदने में मदद मांगी। एंडरसन जी ने पटेल को बताया कि उन्होंने इलाके में बाघ के बारे में सुना है। वह इस प्रस्ताव को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने जवाब दिया कि यह सरासर पैसे की बर्बादी है, क्योंकि आदमखोर बाघ केवल इंसानों का शिकार करता है और किसी युवा बैल या भैंस की बचिया की ओर देखता भी नहीं है। लेकिन एंडरसन जी की सोच अलग थी। हालांकि उसने कई लोगों को मार डाला था, बाघ को अन्य भोजन पर भी निर्भर रहना पड़ता था। यही वह कारण था जिसने उसे आदमखोरों की सामान्य आदत अपनाने से रोक रखा था।
यानी एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करना जो 100 मील तक फैला हो सकता है, लेकिन हमेशा एक ही पैटर्न का पालन करना, हर बार उसी स्थान पर और उसी दिशा से लौटना। पटेल के प्रभाव के बावजूद सुबह के 9 बजने से पहले उन्हें ये जानवर सभी युवा वैन से मिल गईं और वह आदमियों के एक दल के साथ उन पहाड़ियों की ओर चल पड़े जहां बाघ बुला रहा था और अपने साथ चारा भी ले गए। अंततः उन्हें एक जवान नर बाघ के पद चिन्ह मिल गए। कांटों और झाड़ियों में काफी भटकने और रेंगने के बाद उन्होंने अंततः प्रत्येक बछिया को बांधने के लिए 3 उपयुक्त स्थान चुने। ये तीनों स्थान ऐसे थे जहां 2 या 2 से अधिक खाइयां मिलती थी, ताकि बाघ इनमें से किसी भी खाई के किनारे घूमते हुए भैंस को देखने की बेहतर संभावना रख सके। उस क्षेत्र में बड़े पेड़ कम थे और संयोग से उन्होंने बांधने के लिए चुने गए स्थानों पर कोई पेड़ नहीं था। इसलिए उन्होंने मचान या छिपने की जगह बनाने का निर्णय बाघ के शिकार करने के बाद के लिए छोड़ दिया। ये एक बड़ी गलती थी और अपने अनुभव के साथ वह इससे बच सकते थे। चारा बांधते समय मचान या कम से कम उनके लिए स्थान सोच समझकर तय किए जाने चाहिए, लेकिन बड़े पेड़ों की कमी और उन्हें लगता है कि कुछ हद तक लापरवाही और अति आत्मविश्वास ने उन्हें इस मामले में एक ऐसी बुनियादी गलती करने के लिए प्रेरित किया जो एक नौसिखिए भी शायद ही करता और जिसका कोई वास्तविक बहाना नहीं था। उस रात कुछ नहीं हुआ और अगली सुबह सारे चारे जिंदा थे। संयोगवश इस आराम ने उन्हें बेहतर जगहें चुनने का भरपूर समय दिया, जहां पहले से ही मचान या किसी तरह के छिपने के ठिकाने बनाए जा सकते थे, लेकिन शायद वह आलस के कारण इसका फायदा नहीं उठा पाए। दूसरी सुबह उन्होंने देखा कि एक भैंस को मारकर खा लिया गया था। नाले के तल पर बने पद चिन्हों से पता चला कि हत्यारा वही बाघ था जो 2 दिन पहले आवाज लगा रहा था। इन पद चिन्हों से यह भी संकेत मिला कि जानवर ने अपने शिकार को उस जगह से घसीट कर ले जाने की कोशिश की थी जहां उसने उसे मारा था, लेकिन जिस रस्सी से उन्होंने भैंस को बांध रखा था वह मजबूती से बंधी रही और सौभाग्य से बाघ ने उसे काटने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगली रात एंडरसन जी हत्यारे के लौटने का इंतजार करने के लिए कहां बैठते। कोई पेड़, छोटा या बड़ा, यहां तक कि एक छोटी झाड़ी भी उपलब्ध नहीं थी। और दोस्तों, उस रात एंडरसन जी वहीं खामोशी में बैठे रहे। चारों तरफ खुला मैदान था, न कोई पेड़, न कोई झाड़ी और न ही छिपने की कोई जगह। सिर्फ अंधेरा था और कहीं उसी अंधेरे में वह मायावी बाघ जो दोबारा लौट सकता था। लेकिन क्या वह बाघ फिर आया? क्या एंडरसन जी आमने सामने हुए? और क्या ये इलाका आखिरकार उस आदमखोर से मुक्त हो पाया? इन सभी सवालों के जवाब और इस खौफनाक कहानी का अगला अध्याय आप सुनेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आप केनेथ एंडरसन की सच्ची जंगल कहानियां, भारत के आदमखोर बाघों का इतिहास और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, ताकि हमें पता चले कि आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर विराम लेती है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना और शुभ रात्रि।